नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 13वां दिन है। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले हम हाजिर हैं राज्यसभा और लोकसभा में आज होने वाले कामकाज का पूरा ब्यौरा लेकर हमारे खास कार्यक्रम संसद में आज के साथ। हम आपको बताएंगे कि दोनों सदनों के एजेंडे में कौन कौन से महत्वपूर्ण कामकाज शामिल हैं। साथ ही समझेंगे कि आज सत्ता पक्ष और विपक्ष की सदन के भीतर क्या रहने वाली है रणनीति। संसद के एजेंडे से जुड़ा हर अपडेट देने के लिए संसद भवन परिसर में मौजूद हैं हमारे संवाददाता सूरज मोहन झा, जो हमें लोकसभा से जुड़ा अपडेट देंगे, और अखिलेश सुमन, जो राज्यसभा से जुड़ा अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी, आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील गुप्ता जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं। सुशील जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज के एजेंडे को लेकर सभी मेहमानों से खास बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं संसद में आज की सुर्खियां। लोकसभा में आज एक विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध। सदन में निरसन और संशोधन विधेयक 2022 पर होगा विचार। राज्यसभा और लोकसभा में गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के दौरान संसद सदस्य पेश करेंगे कई अहम निजी विधेयक। दोनों ही सदनों में सदस्य लोकहित से जुड़े मुद्दों को भी उठाएंगे। हम राज्यसभा और लोकसभा के आज के एजेंडे पर विस्तार से नजर डालेंगे और अपने मेहमानों से भी उस पर खास चर्चा करेंगे, लेकिन एक नजर डाल लेते हैं दोनों सदनों में कल क्या कुछ हुआ उस पर रिकैप के जरिए। शीतकालीन सत्र के 12वें दिन यानी कि गुरुवार को कोरोना से बचाव के लिए राज्यसभा सभापति और लोकसभा अध्यक्ष ने सांसदों को मास्क पहनने और कोविड दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी। दोनों सदनों में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बयान दिया, सभी से सतर्कता बरतने और सुरक्षा उपायों का पालन करने की अपील की। राज्यसभा से संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश दूसरा और चौथा संशोधन विधेयक 2022 पारित हुआ। विधेयक पर कुल 25 सदस्यों ने अपनी बात रखी। लोकसभा में विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी दलों के सदस्यों के अवरोध के बीच वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापार से जुड़ी छोटी छोटी गलतियों को अपराध के दायरे से बाहर रखने के प्रावधान वाला जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2022 लोकसभा में पेश किया। संसद के आज के एजेंडे की बात करें तो दोनों सदनों की कार्यसूची में अहम कामकाज शामिल है। सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज लोकसभा में क्या है खास पर। लोकसभा में आज एक विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। सदन में आज निरसन और संशोधन विधेयक 2022 पर चर्चा होगी। लोकसभा महासचिव राज्यसभा से प्राप्त संदेश की जानकारी सदन को देंगे। लोकसभा में गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के दौरान विचार और पारित किए जाने के लिए पेश होंगे कई विधेयक। साथ ही सदन में प्रश्नकाल के दौरान अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। विभिन्न अहम पत्र सभा पटल पर रखे जाना और नियम 377 के अधीन लोकहित के मुद्दों पर चर्चा होना भी सूचीबद्ध है। वस्त्र राज्य मंत्री दर्शना विक्रम जरदोश मंत्रालय से संबंधित अनुदान की अनुपूरक मांगों 2022-23 पर वक्तव्य देंगे। लोकसभा में अहम संसदीय समितियों के प्रतिवेदन और विवरण भी पेश किए जाएंगे। सांसद प्रिंस राज परिवहन, पर्यटन और सांस्कृतिक संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन पेश करेंगे। सीधा रुख करते हैं अपने सहयोगी सूरज मोहन झा का। सूरज, 13वां दिन है, कितना महत्वपूर्ण है। कल हमने देखा कि कोविड को लेकर खासी गंभीरता दोनों सदनों के भीतर देखी गई। लोकसभा अध्यक्ष स्वयं मास्क पहनकर आए, प्रधानमंत्री भी सदन के भीतर नजर आए तो मास्क पहने हुए थे। उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने एक वक्तव्य भी दिया। आज क्या कुछ होना है? बिल्कुल प्रतिबिंब, शीतकालीन सत्र का 13वां दिन है और जिस तरह से इस सत्र की शुरुआत हुई थी और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में एक समन्वय बना था कि सभी बिंदुओं पर चर्चा होगी और उसके साथ में विधायी कामकाज को निपटाया जाएगा, तो वो हमने निरंतर देखा। कुछ अवरोध हमने ज़रूर भारत और चीन के LAC को विवाद को लेकर होते हुए देखा, लेकिन उसके बाद
बावजूद हमने कुछ बजटीय प्रक्रियाएं जिसमें सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट अप्रोप्रिएशन बिल, उसके विधायी कामकाज उनको होते हुए देखा, सुचारू रूप से प्रश्नकाल को चलते हुए देखा। अगर हम कल की बात करें तो जिस तरह से कोविड ने अपनी आहट पूरी दुनिया को दी है और चीन में जिस तरह से इसका भयंकर रूप देखने को मिल रहा है, उसके तहत भारत में भी एहतियात बढ़ता जा रहा है और भारत सरकार की तरफ से इसकी पूरी तैयारी की जा रही है। और इसकी सबसे सुंदर तस्वीर प्रतिबिंब कल हमने संसद में देखा। जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो लोकसभा अध्यक्ष खुद मास्क पहनकर सदन के अंदर आए और उन्होंने सदन की कार्रवाई को शुरू होने से पहले ही सभी सदस्यों से अपील की कि मास्क को पहने और कोविड को लेकर जो भी प्रोटोकॉल है उसका पालन किया जाए। ये मैसेज संसद से सड़क तक जाना चाहिए, यानी बाहर भी जाना चाहिए। और हमने देखा था कल तमाम सांसदों ने भी मास्क पहना हुआ था संसद भवन में, चाहे वो सदन के अंदर जाने का रास्ता हो या पार्लियामेंट में अंदर घुसने का रास्ता हो, प्रेस गैलरी हो, सभी जगह मास्क वितरित किए जा रहे थे। तो एक अच्छी तस्वीर हमें देखने को मिली थी। कल ही हमने देखा था उच्च सदन में भी प्रधानमंत्री खुद मास्क पहनकर आए थे। उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा के सभापति हैं, उन्होंने भी मास्क पहनकर उस सदन में भी सभी से अपील की थी मास्क पहनने की। और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी कल दोनों सदनों में, लोकसभा में भी कोविड को लेकर स्थिति से सदन को अवगत कराया, साथ में पूरे देश से आग्रह किया है कि हम इस लड़ाई से पहले भी जीते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन जो ड्राइव है वो भारत में ही हुआ था और अब भी हम उस मुकाबले के लिए तैयार हैं। बस जरूरत है एहतियात बरतने की और संसद से उसकी एक सकारात्मक तस्वीर जानी चाहिए ताकि आम लोग भी इसको लेकर जागरूक बने। आज भी अगर हम देखें 13वें दिन तो प्रतिबिंब लोकसभा में कामकाज है। प्रश्नकाल के तहत काफी महत्वपूर्ण सवाल लगे हुए हैं। शून्यकाल में कई जनहित के मुद्दों को उठना है। 377 के तहत भी कई जनहित के मुद्दों को सदस्य रखना चाहेंगे। साथ में विधायी कामकाज के तौर पर भी एक विधि न्याय मंत्रालय से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण आज विधेयक सामने रखा हुआ है। और चूंकि आज शुक्रवार का दिन है तो आज का दिन निजी विधेयकों का दिन होता है। जब हम देखते हैं एक सप्ताह निजी विधेयक और एक सप्ताह निजी संकल्प रखे जाते हैं, तो इस बार निजी विधेयकों के दिन है जिसमें कई सांसदों के निजी विधेयकों को आज सदन में पुनः स्थापित किया जाएगा। उसके बाद कई विधेयक आज विचार तथा पारित करने के लिए सदन में रखे जाएंगे। उन विधेयकों पर और भी बारीकी से आपसे बातचीत करेंगे। दो माननीय सांसद हमारे साथ मौजूद हैं। नरेश बंसल जी, जिस तरीके से कोविड बहुत सारे देशों में फिर से अपने पांव पसार रहा है, इसको लेकर एहतियाती कदम उठाए जाने शुरू हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने कल एक अहम बैठक की, उससे पहले स्वास्थ्य मंत्री ने समीक्षा बैठक की थी और सदन के भीतर भी ये परिलक्षित हुआ कि हमें कोविड को लेकर कोई लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। आपका क्या कहना है? निश्चित रूप से कोविड की महामारी पूरे विश्व के अंदर जिस प्रकार से है और 8-10 देशों में दोबारा से उस पैर पसार रही है। चीन में बहुत बुरा हाल समाचारों में मालूम पड़ रहा है और अन्य देशों में भी। उसके मुकाबले हमारे यहाँ चूँकि प्रबंधन पहली बार में ही काफ़ी हुआ है और विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव हुआ है, तो बहुत अधिक घबराने की आवश्यकता नहीं है। पर उससे सतर्कता ये आवश्यक है क्योंकि ये इसका वेरिएंट बार बार म्यूटेट होता है, अपना रूप बदलता है। फिर भी इसको सतर्कता आवश्यक है। जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा भी है कि भारत में इम्यूनिटी इतनी डेवलप हो चुकी है 90% से ज़्यादा, क्योंकि वैक्सीनेशन की डबल डोज और बूस्टर डोज लगी है और आगे और बूस्टर डोज का ड्राइव सरकार चलाने वाली है। कल स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी ये कहा है। तो हमको सतर्कता बरतनी चाहिए, किंतु भारत में जिस प्रकार का प्रबंधन पहले हुआ उसी से प्रबंधन अभी भी सुदृढ़ अवस्था में रहेगा, सबका सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से विश्व के अन्य देशों के मुकाबले हम इस महामारी से अच्छे प्रकार से निपट सकेंगे। जी सुशील जी, हमने ये भी देखा कि कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य था वो इस बात पर केंद्रित था कि हमें सतर्कता इसलिए बरतनी आवश्यक है क्योंकि ये हमेशा अपना स्वरूप बदल रहा है और नया स्वरूप कैसा होगा, कितना घातक होगा, ये किसी को पता नहीं है। इसीलिए एहतियात बरतना बेहद आवश्यक है। ठीक कहा आपने। स्वास्थ्य मंत्री जी का वक्तव्य कल राज्यसभा के अंदर था। आज पूरी दुनिया कोविड के खतरे को देख रही है। जिस प्रकार से चाइना से इसकी शुरुआत हुई थी और चाइना में अब इतनी भयंकर विस्फोटक स्थिति BF7 कोविड के इस वायरस के बनी हुई है कि
सरकार का उससे संभालना मुश्किल है। वहीं से जापान, कोरिया, अमेरिका जैसे देशों के अंदर ये ट्रैवल कर रहा है। भारत के अंदर भी इसके कुछ 1-2 केसेस कल या परसों के अंदर आए हैं। तो सावधानी इसलिए बरतना जरूरी है कि हम पहले कोविड की पहली वेव को, दूसरे वेव को भी भूले नहीं हैं। कुछ भी हो, हमारे देश में कम आए, ज़्यादा आए, परंतु केंद्र की सरकार को, राज्य की सरकारों को, सभी जनप्रतिनिधियों को इसके अंदर सावधानी बरतनी पड़ेगी। हमें देश की जनता को जागरूक करना पड़ेगा कि कोविड के लिए जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका अभी से पालन शुरू करें, बहुत ज़्यादा भीड़ के अंदर ना जाएं, हाथों को सैनिटाइज करें या बार बार साबुन से धोएं, और ज़रूरत के समय ही हम भीड़ के एरिया में जाएं, अन्यथा भीड़ से बचें। सामाजिक समारोह के अंदर भी कम लोगों की गैदरिंग को करें। इस तरीके की एहतियात अगर बरतेंगे तो देश सुरक्षित रहेगा। लेकिन हमने देखा नरेश जी, स्वास्थ्य मंत्री ने एक अपील की थी राहुल गांधी से अपनी यात्रा को फिलहाल रोक देने की, और उसकी वजह बढ़ता कोविड का खतरा था, लेकिन उसको थोड़ा सा दूसरे रूप में ले लिया गया। नहीं, स्वास्थ्य मंत्री जी की अपील को, आधी अपील को बताया जा रहा है। उन्होंने कहा था कि इसमें एहतियात बरतें, अपनी यात्रा में अगर एहतियात नहीं बरत सकते तो इसको स्थगित करें। ये उनका सुझाव था, अब ये उनके ऊपर है, लेकिन उसको स्थगित करें, ये वाली लाइन तो सबने पढ़ ली, पर जो उन्होंने कहा कि एहतियात बरतें, उस पर ध्यान नहीं दिया। मेन बात तो एहतियात बरतने की है ताकि लोगों में कोविड न हो। उसके लिए अगर वो उसका प्रोटोकॉल पालन कर सकते हैं यात्रा में, तो यात्रा पहले भी चल रही है, आगे भी चलेंगी, यात्राएं निकलेगी, किसी को कोई कष्ट नहीं है। जी जी। लेकिन उसको राजनीतिक रूप देने का जो प्रयास हो रहा है, मैं समझता हूँ वो ठीक नहीं है। अब हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि आज राज्यसभा के एजेंडे में क्या खास रहने वाला है। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में आज गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के दौरान कई अहम विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए पेश किए जाएंगे। इसके साथ ही सदन में प्रश्नकाल के दौरान अहम प्रश्न भी पूछे जाएंगे। नियम 377 के अधीन सदस्य लोकहित से जुड़े मुद्दों को उठाएंगे और सभा पटल पर अहम पत्र भी रखे जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव मंत्रालय से जुड़ी स्थायी समिति के बारे में वक्तव्य देंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की अनुपूरक मांगे साल 2022-23 पर वक्तव्य देंगे। भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल मंत्रालय से जुड़ी स्थायी समिति के बारे में वक्तव्य देने वाले हैं। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की अनुपूरक मांगे साल 2022-23 पर वक्तव्य देंगी। वस्त्र राज्य मंत्री दर्शना विक्रम जरदोश मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की अनुपूरक मांगों साल 2022-23 पर वक्तव्य देंगी। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश मंत्रालय से जुड़ी स्थायी समिति के बारे में वक्तव्य देने वाले हैं। उच्च सदन में विभिन्न प्रतिवेदन और विवरण भी पेश किए जाना सूचीबद्ध है। सांसद विकास रंजन भट्टाचार्य सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन और सांसद जुगल सिंह लोखंडवाला परिवहन, पर्यटन और सांस्कृतिक संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन पेश करेंगे। अखिलेश सुमन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, 13वां दिन है, राज्यसभा के भीतर क्या कुछ संभावना नजर आ रही है आज? देखिए प्रतिबिंब, राज्यसभा में जिस तरीके से देख रहे हैं कि शून्यकाल लगातार बाधित हो रहा है और शून्यकाल में 267 नियम के तहत ऐसे मुद्दे उठाए जाने की कोशिश की जा रही है जिस पर सभापति ने अपनी मुहर नहीं लगाई है। कल भी ऐसी स्थिति हुई थी और आज भी कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने चाइना और एग्रेशन के मुद्दे पे एक 267 के तहत नोटिस दी है। अब देखना होगा कि सभापति उसे स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि अभी तक जो स्थिति रही है कि जो 267 देते हैं वो प्रेस करते हैं कि हाँ स्वीकार किया जाए, जबकि सभापति ने कहा है कि अगर ज़रूरत होगी तो मैं ज़रूर स्वीकार करूंगा और अगर लगेगा कि वो नियम के अनुकूल नहीं है या पूरी तरह जो उसके जो मानदंड है उसके अनुकूल नहीं है तो नहीं स्वीकार करूंगा। तो इसी गतिरोध में पिछले कई दिनों से राज्यसभा फंसा हुआ है और आज जब 267 आया है तो एक बात की आशंका है कि आज भी थोड़ी सी गतिरोध उत्पन्न हो सकती है।
लेकिन प्रतिबिंब में अगर कहें कि शून्यकाल में आज 15 मामले हैं और शून्यकाल एक ऐसा समय होता है राज्यसभा में, इसीलिए शून्यकाल पहले लिया जाता है ताकि बाधित नहीं हो, लेकिन यहाँ भी बाधित होने की स्थिति बनती जा रही है। शून्यकाल में 15 ऐसे मामले हैं जिसमें कि आमतौर पे किसी खास स्ट्रक्चर में जिन बातों को नहीं उठाया जा पाता है या ऐसी चिंता व्यक्त की जानी होती है तो उन सारी चीज़ों को लिया जाता है। तो एक ऐसा मामला है जीवीएल नरसिम्हा राव बीजेपी के हैं, उन्होंने कहा है कि जब आर्म फोर्सेज जो शांति काल में अगर हैं तो उनके किस तरीके से वोटर रजिस्ट्रेशन हो ताकि वो भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग ले पाएँ, इससे संबंधित एक है। दूसरा है सीपीएम के जॉन बिटास है, उन्होंने कहा है कि आईआईटी और आईआईएम और जो नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें जो राष्ट्रभाषा से संबंधित जो व्यवस्थाएं आजकल की जाने की बात है तो उस पर उन्होंने चिंता जाहिर करने की बात की है। तो इस तरह से 15 मामले हैं जिसे शून्यकाल में उठाया जाना है। उसके अलावा प्रश्नकाल भी है और एक ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि आज हो सकता है कि सदन स्थगित भी हो जाए, लेकिन जहां तक मुझे सूचना मिली है कि वो हो सकता है कि प्राइवेट मेंबर्स भी ले लिए जाएं और उसके बाद सदन स्थगित करने की स्थिति अगर बनती है तो सदन स्थगित किया जा सकता है। जी जी, कल की अगर बात करें अखिलेश, तो कल सदन में राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ जो है सदन के भीतर जब उन्होंने प्रवेश किया तो मास्क लगा रखा था। राज्यसभा में सभापति ने विभिन्न देशों में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में वृद्धि पर चिंता जताते हुए सदस्यों से मास्क पहनने की और कोविड नियमों का पालन करने की अपील भी की। कितनी अपील जो है कहीं ना कहीं सांसदों को और इस सदन के माध्यम से देश तक गई। निश्चित तौर पे प्रतिबिंब में देखिए, कोरोना के बारे में यही कहा जाता है कि जितनी सावधानी आप बरतें उतना ही अच्छा है, क्योंकि एक ऐसा रोग है जो पिछले 2 सालों में अनुभवों से पाया गया है कि जो कोई कह सकते हैं कि कोई उसका पैरामीटर नहीं है। आप बैठे हैं, आपके बगल में किसी को कोरोना हो गया, दूसरे को नहीं हुआ, लेकिन संक्रमण फैलता है और संक्रमण आपकी इम्यूनिटी पे भी निर्भर करता है। आपके वैक्सीनेशन के माध्यम से जितनी इम्यूनिटी डेवलप करती है उससे भी निर्भर करता है, लेकिन वैक्सीनेशन की भी एक अवधि होती है और उसके भी एक्सपायर होने की आशंका रहती है। तो इसी कारण से लेकर चीन में जिस तरीके से बढ़ रहा है, आज शून्यकाल में भी एक सांसद इस बात को उठाने वाले हैं। तो कोरोना जिस तरीके से चीन में बढ़ रहा है और चीन का संबंध जानते हैं कि सामान की आवाजाही के कारण चीन का संबंध दुनिया के तकरीबन सभी देशों से होता है, तो वहाँ से भी संक्रमण आने की काफ़ी आशंका है। और इसी आशंका के मद्देनज़र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी और उसके अलावा सभापति जगदीप धनखड़ या जो भी सांसद हैं जो कह सकते हैं कि जो संवेदनशील है इस मामले में या जो इस बात की फिक्र कर रहे हैं कि कोरोना संकट एक बार फिर बढ़ सकता है और ख़ास करके संवेदनशीलता बढ़ाने की ज़रूरत है आम लोगों में भी। मैं भी गैलरी के बाहर जा रहा था तो सिक्योरिटी के जो कर्मचारी थे उन्होंने भी हमें एक मास्क पेश किया, हालांकि मेरे पास मास्क था पहले से। तो इस तरह की व्यवस्था की जा रही है कि जो उनके पास मास्क नहीं है उनको सेंसिटाइज करने के लिए मास्क भी दिया जाए। तो संसद में जब ये स्थिति बनती है उसके बाद आगे भी इससे लोगों को प्रेरणा मिलती है। जी जी, जैसे कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि प्रश्नकाल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राज्यसभा में अपनी सीट पर मास्क पहने हुए बैठे नजर आए। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने भी संसद के दोनों सदनों में बयान भी दिए। 2 राज्यसभा से माननीय सांसद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कल प्रधानमंत्री भी थे सुशील जी, और राज्यसभा के सभापति ने भी मास्क पहना और कहा भी सांसदों से कि आप प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन करें। इसलिए भी पालन करें कि जब जनप्रतिनिधि किसी चीज़ का पालन करते हैं तो आम व्यक्ति भी या फिर आम जनमानस भी कहीं ना कहीं उनसे प्रेरित होकर ऐसा करता है। एक बड़ा संदेश पूरे देश को सदन के माध्यम से देने का प्रयास किया गया क्या? देखिए, सदन के माध्यम से देश को संदेश तो गया ही है, परंतु ये वक्त की ज़रूरत भी है। ये सिर्फ संदेश देने की बात नहीं, इसका पालन करना पड़ेगा। सारे दुनिया के हालात को देखते हुए हिंदुस्तान को सुरक्षित रखना है, हमें काम भी करना है, अर्थव्यवस्था को भी चलाना है और लोगों की सेहत का ख्याल भी रखना है। लोगों की सेहत का ख्याल, छोटी छोटी सावधानियां अगर कोरोना के दौरान हिंदुस्तान की जनता बरतेगी तो हिंदुस्तान इस बहुत बड़ी महामारी के चपेट में आने से बचेगा। ये स्पष्ट संदेश कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने भी मीटिंग करके किया और ये भी कहा साथ साथ कि हम भारत सरकार की कोविड गाइडलाइन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार के पास इस बात की एक्सपर्टीज़ है, सारी दुनिया से और WHO से संपर्क करके
हिंदुस्तान अपने देश के लिए क्या नियम बनाएगा, कोविड के लिए क्या प्रोटोकॉल बनेंगे। मैं समझता हूँ कि जल्दी ही हेल्थ मिनिस्ट्री इसकी एडवाइजरी जारी करेगी। उसके बेस पे राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों के अंदर एडवाइजरी जारी करेंगे और काम की जगह पे, बाज़ारों में, भीड़ की जगह पे क्या क्या प्रोटोकॉल अलग अलग होने हैं, उन सब प्रोटोकॉल को दिमाग में रखते हुए मैं देशवासियों से अपील करता हूं कि हम इस जिम्मेदारी को निभाएं। न केवल अपने परिवार को सुरक्षित रखें, न केवल अपने गांव को सुरक्षित रखें, अपने संपूर्ण देश को सुरक्षित रखें, क्योंकि हिंदू धर्म विश्व कुटुंब की बात करता है, सारे दुनिया के भाईचारे की बात करता है, सबके विकास की बात करता है। तो हम सबको मिलकर दुनिया को सुरक्षित रखना है और अपने देश को सुरक्षित रखना है। नरेश जी, ये जिस गाइडलाइन की बात यहाँ पर सुशील जी ने की है, संभवतः आज ये गाइडलाइन आ सकती है क्योंकि आज स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी देश भर के जितने भी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री हैं या फिर केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनसे एक बहुत ही विशेष बैठक और मंत्रणा करने वाले हैं। निश्चित रूप से स्वास्थ्य मंत्री जी ने एक हाई लेवल कमेटी पहले उसकी बैठक की है, फिर प्रधानमंत्री जी ने भी उसकी समीक्षा की है और सभी राज्यों के संपर्क में भी केंद्र की सरकार है। सबके साथ विचार विमर्श करके, जैसे पहली और दूसरी लहर में भी जो हमारे देश में कम केसेज हुए बाकी विश्व के मुकाबले और मौतें भी बाकी विश्व के मुकाबले कम हुई है, तो उसमें जनता का भी सहयोग था प्रोटोकॉल का पालन करने में। उसी प्रकार से अब भी प्रोटोकॉल की जो भी गाइडलाइन जारी होगी, सबके सहयोग से उसका पालन होगा। सभी राज्य सरकारें भी उसमें सहयोग करेंगी और पूरे देश का जनमानस इससे परिचित है और सबको बचाने के लिए इस समय आवश्यकता है, तो सभी उस प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। जैसा हमारे सहयोगी सुशील जी ने कहा है कि ये केवल अपने परिवार को बचाने का मामला नहीं है, अपने परिवार को भी बचाना है, गांव को भी बचाना है और पूरे देश को इस महामारी से बचाना है। उसके लिए जो एहतियाती कदम सरकार की गाइडलाइन में होंगे, सब देश के लोग, नागरिक उसका पालन करेंगे और हम इस महामारी से निश्चित रूप से फिर से विजय प्राप्त करेंगे। जी, और अगर लोकसभा की बात करें और लोकसभा में कल हुए कार्य की बात करें तो सदन में अवरोध के बीच वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापार से जुड़ी छोटी छोटी गलतियों को अपराध के दायरे से बाहर रखने के प्रावधान वाला जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2022 पेश किया। लोकसभा ने इस विधेयक को अध्ययन एवं विस्तार के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेजने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सूरज हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज, कितना महत्वपूर्ण था ये जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक और क्या कुछ कहता है ये विधेयक? प्रतिबिंब, अगर इस विधेयक की हम बात करें जन विश्वास की, तो कहीं ना कहीं जो व्यापार और उद्योग को लेकर एक पारदर्शिता हो और आम जन का एक विश्वास जीतने की बात हो, उसकी वो बात कर रहा है, जिस तरह से नाम में भी उजागर था। लेकिन विपक्ष के सदस्यों की ये मांग थी कि इस विधेयक पे व्यापक तौर पर विचार होना चाहिए और विपक्ष की और जो इसमें स्टेक होल्डर हैं उनके विचार भी इसमें लेने चाहिए। तो हमने देखा कल उस पर सरकार ने संज्ञान लिया और इसे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा जा रहा है ताकि इस पर सही तरीके से संसदीय समिति के द्वारा विचार किया जाए और जो आमजन है, जो इससे लोग जुड़े हुए हैं, उनके विचार भी इस पर विचार लिया जाए। और इससे पहले हमने सहकारिता विधेयक पे भी ये देखा था, जो बहुराज्य सहकारिता विधेयक था, काफ़ी अच्छा विधेयक था। उसमें वंचित वर्ग और महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की बात थी। उस पर भी विपक्ष ने मांग रखी थी कि इस पर विधेयक अच्छा है लेकिन इस पर और विचार होना चाहिए, तो हमने उसे भी देखा था, उसे भी जेपीसी को भेजा गया था प्रतिबिंब। और अगर हम आज की बात करें प्रतिबिंब, तो आज भी काफ़ी महत्वपूर्ण जो कामकाज लिस्टेड है लोकसभा में। अगर हम प्रश्नकाल की बात करें, सूरज, मैं वापस आपके पास आता हूँ, कुछ क्षण दीजिए। एक एक टिप्पणी जो है मैं अपने माननीय सांसदों से लेना चाहता हूं इस विषय पर और इनकी टिप्पणी के बाद तुरंत आपके पास वापस आऊंगा। ये कितना महत्वपूर्ण है, छोटी छोटी त्रुटियां हो जाती हैं व्यापारियों से या व्यापार में और वो आपराधिक मामले में तब्दील हो जाती हैं, उससे व्यापारियों को बचाने के लिए ये विधेयक लाया गया, कितना महत्वपूर्ण? निश्चित रूप से व्यापारी व्यापार करते हैं और हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी है। ईजी डूइंग की ओर हम चल रहे हैं बिजनेस में, हमने उसमें लंबी छलांग भी लगाई है और आगे भी जिससे निवेश आकर्षित हो, उसके लिए जो छोटी छोटी कमियां उसमें हैं उसको दूर हो,
मुझे जहाँ तक जानकारी है लगभग 19 मंत्रालयों से संबंधित लगभग 200 के लगभग इसमें ऐसे कानून जो बाधा थे इस सारे उसमें, और व्यापारियों को उसका परिपालन करने में अनेक कठिनाई होती थी, उसको निरस्त करने का प्रावधान है। निश्चित रूप से सेलेक्ट कमेटी में जब इस पर और विचार होगा स्टेक होल्डर्स के साथ, तो ये अच्छे रूप में आएगा और देश के अंदर सरकार और व्यापारियों में भी कभी कभी जो इन चीज़ों को लेकर अधिकारियों में टकराव होता है वह भी समाप्त होगा। जी, व्यापारियों को लेकर जब इसमें इतने अच्छे प्रावधान हैं सुशील जी, तो इसको सेलेक्ट कमेटी को भेजना कितना सही लगता है आपको? देखिए, कल पीयूष गोयल जी से भी इस विषय पे चर्चा हुई थी। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर उन्होंने इस बात को बताया कि 19 मंत्रालय से जुड़े हुए कानून, जहाँ छोटे छोटे ऐसे कानून हैं जो बहुत पहले सुधर जाने चाहिए थे, जिसके कारण से रेड टेपिज्म बढ़ती है, अधिकारी अनावश्यक रूप से व्यापारियों को परेशान करते हैं, उन कानूनों को बदलने का प्रावधान इस जन विश्वास संशोधन विधेयक के द्वारा संसद में आ रहा है। क्योंकि कई मंत्रालय इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, कई एक्ट इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, इसलिए इसकी डिटेल स्टडी होना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए सेलेक्ट कमेटी को दोनों सदनों की संयुक्त बना के उसके द्वारा, और आज सत्र का वैसे भी आखिरी दिन है, इस पे अब बजट सत्र से पहले पूरा विचार विमर्श सेलेक्ट कमेटी के माध्यम से होगा और एक इसका जो भी संशोधित प्रारूप है वो हाउस के सामने आएगा, ताकि हाउस उस पर संज्ञान ले और उस बिल को पारित करे। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में व्यापार को सुगम बनाने के लिए, कानूनों को सरल बनाने के लिए, दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनीज को हिंदुस्तान में इनवाइट करने के लिए, अपने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कानूनों को सरल करना पड़ेगा। चाहे वो इनकम टैक्स से जुड़े हुए कानून हो, चाहे वो एक्साइज के कानून हो, जीएसटी के कानून हो, जितना कानूनों को हम सरल करेंगे व्यापार उतना आगे बढ़ेगा। जी, और हमने देखा नरेश जी कि चाहे राष्ट्र निर्माण की बात हो या राष्ट्र की प्रगति की बात हो, व्यापारियों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। लेकिन गाहे बगाहे हमने ये भी देखा कि कहीं ना कहीं व्यापारियों को सॉफ्ट टारगेट बनाने का प्रयास भी किया जाता है। तो क्या माना जाए, ये विधेयक सॉफ्ट टारगेट जो बनाया जाता है व्यापारी को, उस पर भी रोक लगाएगा? निश्चित रूप से व्यापारियों के साथ सामने जो समस्या है, रेड टेपिज्म की जो समस्या थी, उसको जब से मोदी जी की गवर्नमेंट आई है अनेक प्रकार से उसको सॉल्व करने का प्रयास हुआ है। उसी कड़ी में एक ये है, पहले भी अनेक लगभग 1,500 के लगभग कानून रद्द किए गए हैं। उसी कड़ी में ये भी आगे का चरण है और आगे भी करना पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हमको अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना है। विश्व की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, आज हम 4-5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है, बड़ी जल्दी हमको 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बनना है। तो उसके लिए निवेश आकर्षित करना आवश्यक है और व्यापारियों को व्यापार करने में और अधिक मन लगाएं, वो उनको इन समस्याओं से न उलझना पड़े। उस दृष्टि से मैं समझता हूँ ये विधेयक बहुत ही कारगर साबित होगा। जी हाँ, हमने अपने सहयोगी सूरज मोहन झा से कहा था कि हम बहुत जल्द वापस आएंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि लोकसभा में आज निरसन और संशोधन विधेयक 2022 विचार और पारित किए जाने के लिए पेश होने वाला है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे 19 दिसंबर को सदन में पेश किया था। इस विधेयक के जरिए पुराने और अप्रचलित कानूनों को निरस्त किया जाएगा। इस प्रकार के विधेयक सदन में साल 2014 से पेश किए जा रहे हैं। इस विधेयक से पहले अब तक 7 ऐसे विधेयक सदन में पेश और पारित भी हो चुके हैं। सूरज, कितना महत्वपूर्ण विधेयक है ये? इस रिपीलिंग वाले विधेयक की बात करें, प्रतिबिंब तो काफ़ी महत्वपूर्ण विधेयक है। जब से मोदी सरकार आई थी, हमने इससे पहले भी देखा था कई ऐसे विधेयक जो अप्रचलित हैं और काम में नहीं है, लेकिन अब भी वो प्रासंगिक कहें लिस्ट के तौर पर बने हुए थे, लेकिन अप्रासंगिक वो कानूनी तौर पर बने हुए थे, उनको हटाने की प्रक्रिया चल रही थी। उसी कड़ी में ये कदम उठाया जा रहा है, जिसमें 66 के करीब ऐसे कानून हैं जिन्हें निरस्त करने की बात चल रही है। इसमें 3 श्रेणियां हैं प्रतिबिंब। अगर हम बात करें तो पहले श्रेणी में 1885 से लेकर 2020 के बीच के ऐसे कानून जो अब अप्रचलित हैं, जिनकी अब जरूरत नहीं है, उनको इसमें हटाया जा रहा है। दूसरी लिस्ट में
जो अप्रोप्रिएशन जो बिल्स होते हैं, जो एक्ट बन जाते हैं वो हैं, तो उस तरह के जो कानून है उनको निरस्त किया जाएगा। और तीसरा एक फैक्टरिंग एक्ट है जो अब जिसमें संशोधन की दरकार है, उसको लेकर भी विचार किया जा रहा है, वो एक है। तो इस तरह ये 66 के करीब कानून हैं जिनको निरस्त किया जाएगा। और समय समय पर हम देख रहे हैं जो कानूनी एक पेच था जो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन पैदा करता था, उसमें ये एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। और ये आज लोकसभा में इसे पेश किया जाएगा और संभवतः इसे आज पारित कर लिया जाएगा। इसके अलावा आज गैर सरकारी सदस्यों के कामकाज में अगर हम देखें विधेयकों में, तो प्रतिबिंब वहाँ भी एक महत्वपूर्ण विधेयक आज विचार तथा पारित के लिए है। तकरीबन जो है बहुत सारे विधेयक आज इंट्रोड्यूस होने हैं। उसके बाद सूरज, एक लंबी फहरिस्त है वो हम शेयर करेंगे अपने दर्शकों से। उससे पहले इस विधेयक को लेकर मैं अपने माननीय सांसदों से एक एक टिप्पणी लेना चाहूंगा। देखा ये गया है सुशील गुप्ता जी कि बहुत सारे कानून तो देश में ऐसे हैं जिनकी उम्र 100 बरस से ज्यादा हो चुकी है। ब्रिटिश काल में भारतीयों को प्रताड़ित करने के लिए कहीं ना कहीं वो कानून बने थे, लेकिन वो लगातार चले आ रहे हैं। तो कितना बड़ा जो ये विधेयक है आप मानते हैं इस दिशा में? देखिए, विधेयक अपने आप में पूरी स्टडी करने के बाद में इसमें ज़्यादा बात कह पाएंगे, परंतु जैसा माननीय मंत्री जी ने हमें बताया कि इसके अंदर जो अनावश्यक कानून हैं उनको हटाने की बात हो रही है। मैं एक दिल्ली का सांसद होने के नाते दिल्ली लैंड रिफॉर्म एक्ट की अगर मैं बात करता हूँ, उसके अंदर सेक्शन 81 है, जो अगर किसान अपनी ज़मीन पे एक कमरा बना लेता है गलती से, तो वो सरकार की ज़मीन मान ली जाती है और उसकी सारी ज़मीन ग्राम सभा में वेस्ट होकर सरकार मालिक बन जाती है। इस तरीके के कानून अवश्य बदले जाने चाहिए। जब तक इस तरीके के कानून रहेंगे, ऐसा लगता है कि तानाशाही रवैया कहीं ना कहीं कानून के माध्यम से रहता है। और इसी प्रकार के छोटे छोटे टैक्सेशन के बिलों के अंदर बात है, जीएसटी के अंदर भी हालांकि नया कानून बना, परंतु पुराने कानूनों को उसके अंदर समायोजित किया गया। इनकम टैक्स के अंदर भी ऐसे बातें हैं, एक्साइज के अंदर भी ऐसे बातें रही हैं। तो इन सब बातों को एक सोचने की बात है कि किस प्रकार से हम जिंदगी को सरल करें, ताकि अनावश्यक रूप से वकीलों के चक्कर ना लगाने पड़े, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के चक्कर ना लगाने पड़े, व्यक्ति अपना काम खुद भी समझ सके और खुद भी चीज़ों को आगे बढ़ा सके। इसलिए जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं उसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। जीवन को सरल करने के लिए, व्यापार को सरल करने के लिए आदमी टैक्स भर सकता है, परंतु उसके लिए अगर जटिल प्रक्रियाओं से उसको गुजरना पड़ता है तो वो निसंदेह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिससे आदमी बचता है। जी, ये बात सही है नरेश जी कि कानून जो है हमारे जीवन को सरल बनाने के लिए है, दुरूह बनाने के लिए नहीं है। और जब कोई कानून इतना पुराना हो या फिर वो बोझ बन जाए तो उसे हटा देना ही अच्छा है। हम देख रहे हैं कि जब से मोदी सरकार का कार्यकाल 2014 में शुरू हुआ था, तब से ही ये प्रक्रिया शुरू है और ये प्रक्रिया निरंतर जारी है। निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ कि आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों के जो कानून बने वो उन्होंने अपने हिसाब से बनाए। बहुत बड़ा परिवर्तन समाज की सोच में, समाज के अंदर, हमारे देश की आवश्यकताओं में उसके बाद आ चुका है। आज देश आज़ादी का अमृत काल मना रहा है। उस अमृत काल में ऐसी जो बाधा युक्त चीज़ें हैं, ऐसे कानून जो विकास में बाधा हैं, वो निरस्त होने चाहिए। और हमारा संविधान 1950 में हमने अंगीकार किया है, उस संविधान के अंतर्गत जो नए कानून बनने हैं वो बने, और पुराने कानून जो अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के हिसाब से बनाए थे, चाहे वो प्रचलित हैं या अप्रचलित हैं, उनमें बदलाव होना चाहिए। जी, यूं तो हम लोग प्रश्नकाल में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, कौन कौन से सांसद प्रश्न पूछने चाह रहे हैं, वो कार्यक्रम के अंत में आपको बहुत विस्तार से बताते हैं। चूंकि सांसद नरेश बंसल जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, तो उनका एक सवाल लगा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से फर्जी आधार कार्ड से जुड़ा सवाल वो पूछने वाले हैं। ये सवाल पूछने का कारण क्या है, क्या इसके पीछे वजह और महत्व छुपा हुआ है? महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत आगे देश बढ़ा है और आधार के साथ जुड़ने के बाद मेरा प्रश्न यही है कि क्या जो आजकल साइबर अटैक्स हो रहे हैं, साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, उन पर रोक लगाने के लिए सरकार क्या कर रही है, और इलेक्ट्रॉनिक्स के जो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, आधार से उसमें कितनी रोक लगेगी, इस प्रकार की सब चीज़ें हैं।
सुशील जी, आपको कितना महत्व का लगता है ये विषय? देखिए, जो भी फर्जीवाड़ा हो उसको ख़त्म होना चाहिए। आज इलेक्ट्रॉनिक्स फर्जीवाड़ा सबसे ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। बैंकों के अंदर कार्ड को हैक कर लिया जाता है, फेसबुक के ट्विटर के अकाउंट को हैक कर लिया जाता है, सारी वेबसाइट को हैक कर लिया जाता है। अभी साइबर अटैक हमारे एम्स के अंदर हुआ, इतनी बड़ी हमारी हेल्थ की संस्था है जो विश्व स्तरीय संस्था है, उसके सारे सर्वर को हैक कर लिया गया था। इसके लिए सख्त कानून भी बनने चाहिए और ऐसा नियम बनने के साथ साथ ऐसी ट्रेनिंग भी होनी चाहिए और सरकार के सिस्टम इतने ऐसे होने चाहिए कि आसानी से हैक ना हो पाए। ये ट्रेनिंग भी देना चाहिए और इसके लिए कानून भी बनने चाहिए। जी, और अब उस विषय पर आते हैं जिसका जिक्र हमारे सहयोगी सूरज मोहन झा अभी कर रहे थे। शुक्रवार होने की वजह से दोनों सदनों के एजेंडे में गैर सरकारी सदस्यों के कामकाज शामिल है। लोकसभा की कार्यसूची में गैर सरकारी विधेयक यानी कि प्राइवेट मेंबर बिल शामिल है। एक नज़र लोकसभा में पेश किए जाने वाले कुछ गैर सरकारी विधेयकों पर। सांसद सुधाकर तुकाराम श्रांगरे विद्यालयों में संस्कृत भाषा का अनिवार्य शिक्षण विधेयक 2019 पेश करेंगे। सांसद प्रोफेसर डॉक्टर रामशंकर कठोरिया प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष संशोधन विधेयक 2019 की धारा 20 के का संशोधन पेश करेंगे। सांसद राकेश सिंह भारत का उच्चतम न्यायालय जबलपुर में स्थायी न्यायपीठ की स्थापना विधेयक 2020 पेश करेंगे। सांसद हेमंत पाटिल दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन विधेयक 2019 धारा 451 का संशोधन पेश करने वाले हैं। सांसद जसबीर सिंह प्लास्टिक विनियमन विधेयक 2019 पेश करेंगे। सांसद सुथिरन वुक्कारास बेरोजगारी भत्ता विधेयक 2019 पेश करने वाले हैं। इसके अलावा सदन में और भी कई गैर सरकारी विधेयक पेश किए जाएंगे। लोकसभा की कार्यसूची में कुछ प्राइवेट मेंबर विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए भी शामिल हैं, उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। बीजेपी सांसद गोपाल चिन्नैया शेट्टी की ओर से पेश लोक प्रतिनिधित्व संशोधन विधेयक 2019 नई धारा 29 का अंत स्थापना पर आगे की चर्चा होगी। उन्होंने 5 अगस्त 2022 को विधेयक पर विचार का प्रस्ताव किया था, वो इसे पारित कराने का भी प्रस्ताव रखेंगे। बीजेपी सांसद प्रवेश साहिब सिंह आधिकारिक सरकारी बैठक और समारोह मांसाहारी भोजन परोसने का प्रतिषेध विधेयक 2019 पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव रखेंगे। आरएसपी सांसद एनके प्रेमचंद्रन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी संशोधन विधेयक 2019 धारा 3 का संशोधन आदि पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। बीजेपी सांसद रमा देवी निजी क्षेत्र में रिश्वत का निवारण विधेयक 2019 पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। बीजेपी सांसद डॉक्टर किरीट प्रेमजी भाई सोलंकी प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि संशोधन विधेयक 2019 नई धारा 6 का अंत स्थापन आदि का विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। सूरज, जैसा कि आप कह रहे थे, वो फहरिस्त हमने शेयर भी कर दी है अपने दर्शकों के साथ, लेकिन कितने महत्वपूर्ण होते हैं निजी विधेयक? आमतौर पर देखा जाता है कि ये उस तरीके से पारित नहीं हो पाते हैं, केवल पेश किए जा सकते हैं। क्या इनमें कोई संभावना, आज की फहरिस्त में कोई किसी एक निजी विधेयक पर आप कोई संभावना देख रहे हैं? प्रतिबिंब जो निजी विधेयक होते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और उसे काफ़ी गंभीरता से लिया जाता है। और पूर्व के इतिहास में हम देख चुके हैं कि कई निजी विधेयकों को सरकार ने स्वीकारा बाद में और उसके बाद एक सरकारी विधेयक के तौर पर उसे परिवर्तित किया गया। चूंकि निजी विधेयक में सांसद अपने तौर पर विधेयक का निर्माण करते हैं या अपने तौर पर कोई संकल्प को लाते हैं जिसमें क्षेत्र विशेष या उनका अपना एक शोध शामिल होता है, तो कई बार वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। बीते दिनों में भी हमने देखा था ट्रांसजेंडर को लेकर एक विधेयक आया था जिसको बाद में सरकार ने आत्मसात किया है, उसे सरकारी विधेयक के तौर पर परिवर्तित किया है। तो ऐसे में हमने जैसे पिछले सप्ताह भी देखा था प्रतिबिंब की जो रेजोल्यूशन लोकसभा में आया था आंगनवाड़ी वर्कर्स महिलाओं का, हमने देखा है महिलाओं को जो गर्भवती महिलाएं होती हैं बच्चों के पोषण के
को लेकर उनका योगदान काफी महत्वपूर्ण होता है। और जब इसका जवाब महिला बाल विकास मंत्री पिछले सप्ताह दे रही थी, उस समय पीठासीन अधिकारी लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष खुद मौजूद थे और इस विषय की गंभीरता को वो बताता है। लेकिन इन विधेयकों पर जैसे आज ही हम बात कर लें, आज जो पुनर्स्थापित होने के बाद जो पहला विधेयक है विचार तथा पारित के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो मुंबई से सांसद है गोपाल शेट्टी, उनका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो 1951 है उसमें संशोधन करने की मांग है। जो राष्ट्रीय दल हैं उनकी पहचान को लेकर वो संशोधन चाह रहे हैं। जब हम इस पर आज विस्तृत चर्चा देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसमें क्या क्या क्लॉज किए गए हैं। अगर मान लीजिए इस चर्चा में कुछ महत्वपूर्ण बातें आती हैं तो मंत्री उसका संज्ञान लेते हैं, और जब इसका जवाब देते हैं मंत्री तो वो संबंधित सांसद से आग्रह करते हैं कि इसे वापस ले लिया जाए। लेकिन वो विश्वास जरूर दिलाते हैं कि भविष्य में या आगे सरकार इसका संज्ञान लेगी, इसके कुछ बिंदुओं को आत्मसात करते हुए, उसको स्वीकारते हुए विधेयक में संशोधन आगे वो भविष्य में कर सकती है। मार्ग प्रशस्त करती है सरकार के लिए, आगे कोई परिवर्तन का रास्ता होता है। क्योंकि हमने देखा 1951 से जो ये यात्रा चली है जनप्रतिनिधित्व कानून की, उसमें कई बार संशोधन हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि सतत प्रक्रिया है, ये यात्रा अभी तक चली है और आगे भी लगातार जारी रहेगी। आपने लोकसभा के भीतर क्या कुछ आज होने वाला है उस पर बड़े विस्तार से जो है रोशनी डाली। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज आपका। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के एजेंडे में भी आज गैर सरकारी विधेयक यानी कि प्राइवेट मेंबर बिल शामिल हैं। एक नजर राज्यसभा में पेश किए जाने वाले कुछ प्राइवेट मेंबर विधेयकों पर। सांसद पी विल्सन संविधान संशोधन विधेयक 2022 अनुच्छेद 16 का संशोधन पेश करने वाले हैं। सांसद हरनाथ सिंह यादव उपासना स्थल विशेष उपबंध निरसन विधेयक 2022 पेश करेंगे। साथ ही वो वक्फ निरसन विधेयक 2022 भी पेश करने वाले हैं। सांसद इरण कडारी लोक प्रतिनिधित्व संशोधन विधेयक 2022 पेश करेंगे। साथ ही वो 2 और प्राइवेट मेंबर विधेयक पेश करने वाले हैं। सांसद बिनोय बिस्म मानव बलि और अंधविश्वास पर आधारित अन्य प्रथाओं की रोकथाम और उन्मूलन विधेयक 2022 पेश करेंगे। सांसद राजीव शुक्ला संविधान संशोधन विधेयक 2022 8वीं अनुसूची का संशोधन पेश करने वाले हैं। इसके अलावा भी सदन में कई गैर सरकारी विधेयक पेश किए जाएंगे। राज्यसभा की कार्यसूची में कुछ प्राइवेट मेंबर विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए भी शामिल हैं, उन पर भी एक नजर डालें। आरजेडी सांसद बिनोय बिस्मम की ओर से पेश भगत सिंह राष्ट्रीय शहरी रोजगार गारंटी विधेयक 2022 पर उच्च सदन में चर्चा होगी। वो इसे पारित कराने का प्रस्ताव रखेंगे। सीपीएम सांसद डॉक्टर वी शिवादासन संविधान के अनुच्छेद 153 का संशोधन और अनुच्छेद 155 और 156 का प्रतिस्थापन करने से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक 2022 पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। डीएमके सांसद पी विल्सन संविधान के अनुच्छेद 217 और 224 का संशोधन करने से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक 2019 पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। कांग्रेस सांसद के.टी. तुलसी कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों और उनके कुटुंबों के अधिकार विभेद के प्रति संरक्षण और सामाजिक कल्याण की गारंटी विधेयक 2021 पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। एनसीपी सांसद वंदना चौहान शिक्षा संबंधी विशेष निःशक्तता से ग्रस्त बालक पहचान और शिक्षा में सहायता विधेयक 2018 पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। सांसद वी विजय साई रेड्डी संविधान संशोधन विधेयक 2022 नए अनुच्छेद 3K का अंतःस्थापन पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। जैसा कि मैं अपने सहयोगी से पूछ भी रहा था, नरेश जी, कितना महत्वपूर्ण होता है निजी विधेयक? निश्चित रूप से निजी विधेयक सांसदों के लिए एक अवसर भी होता है। देश भर में अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में किस किस प्रकार के विषय हैं जो कानून के रूप में आने चाहिए, उनका एक अध्ययन होता है। वो अनुभव के आधार पर उसको प्रस्तुत करते हैं, उस पर सदन में चर्चा होती है, जो भी चर्चा के लिए अडॉप्ट होता है, और फिर सरकार और मंत्री उस मंत्रालय से संबंधित गंभीरता से उस चर्चा में को सुनते हैं, अपना उत्तर देते हैं, और उस उत्तर में जो चीज़ें निकल कर के आती हैं उनको भविष्य में कानून में समावेश भी होता है। और कोई बहुत महत्वपूर्ण होता है तो पूरा का पूरा जो
प्राइवेट मेंबर बिल होता है उसको भी सरकार अडॉप्ट कर लेती है आगे से प्रस्तुत करने के लिए। जी सुशील जी। राज्यसभा में शुक्रवार के दिन प्राइवेट मेंबर बिल आता है। प्राइवेट मेंबर बिल के माध्यम से बहुत सी जो कानून में त्रुटियां हैं सांसद उसके रेक्टिफिकेशन के लिए बिल बनाते हैं, कोई नए कानून की ज़रूरत है उसके लिए बिल बनाते हैं। पूरे सदन में पूरी चर्चा होती है, सरकार उस चर्चा को सुनती है और उसमें से जितने पॉइंट ठीक लगते हैं सरकार खुद भी उनके ऊपर संज्ञान लेने की कोशिश करती है, कानूनों में समाहित करने की कोशिश करती है। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी परंपरा है ये। किस प्रकार से एक लॉ मेकर होने के नाते सांसद अपनी तरफ से भी अपने मन से भी जो देश के लिए अच्छा कानून हो उसको बनाने का प्रयत्न करता है, उसकी सारी बातें सदन के सामने आती हैं, सभापति बैठते हैं, सारे सांसद बैठते हैं, मंत्री बैठते हैं और इस पर जब विस्तृत रूप से चर्चा होती है तो उसका कोई न कोई अच्छा निष्कर्ष निकलता है। जी, समय ये कह रहा है कि आपको यहाँ से विदाई देनी होगी क्योंकि बहुत जल्द संसद की कार्रवाई शुरू होने वाली है और संसद की कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए आपको संसद भवन पहुंचना है। लेकिन आपने दोनों माननीय सांसदों ने समय निकाला और बहुत सारे विषयों पर हमारे साथ चर्चा की। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। और एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अखिलेश सुमन राज्यसभा से अपडेट दे रहे हैं हमारे सहयोगी, उनसे भी निजी विधेयक की यहाँ पर बात हो रही है अखिलेश, और बात सामने ये आ रही है कि भले ही ये पारित नहीं हो पाते लेकिन इसका महत्व कम नहीं हो जाता। देखिए, निश्चित तौर पे प्रतिबिंब सरकार का काम है नियम बनाना और इसीलिए सरकार चुनी जाती है। लेकिन निश्चित तौर पे चूंकि लॉ मेकर्स कहे जाते हैं हमारे सांसद, तो इसलिए उनका एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी होता है और ख़ास करके जो लॉ मेकर्स हैं वो जनता से सीधे तौर पे जुड़े हुए होते हैं, इसलिए उनके मन में जो बातें आ रही है उन बातों को किस तरह से सरकार पे एक तरीके से रिफ्लेक्ट किया जाए उसे लेकर वो बिल आते हैं। उनके अपने रिसोर्सेज होते हैं जिसके माध्यम से वो बिल बनाते हैं। देखिए, आज़ादी के बाद अभी तक 14 प्राइवेट मेंबर्स बिल को सरकार को अंगीकार करना पड़ा है और इस बात को जानते हुए कि कई बार ऐसी स्थितियाँ आई हैं जबकि वो बिल प्राइवेट मेंबर्स पास कर लेते, सारी पार्टियां मिलकर उसे कर देती, लेकिन तब सरकार ने अनुरोध किया कि मैं मानता हूं और इस बिल को आप वापस ले लीजिए और हम नया बिल ले आएंगे और 14 बिल ऐसे पास हुए हैं। लेकिन जो एक सबसे चिंता की बात ये कई सदस्य कहते हैं कि लेकिन इन बिलों पर चर्चा मात्र 2% पे हुआ है। जो पूरे सदन की कार्यवाही का कहें हिस्सा कहें तो मात्र 2% हिस्सा इन प्राइवेट मेंबर्स बिल पे हुआ है और शुक्रवार को होने के कारण कई बार ऐसी स्थिति आती है कि जो जिनका प्राइवेट मेंबर्स बिल है वो अपने प्रयास से मेंबर्स को लाते हैं, लेकिन कई बार मेंबर्स बहुत कम संख्या में उपस्थित होते हैं। तो इस बात पे कई सांसदों की चिंता होती है कि प्राइवेट मेंबर्स बिल को एक ऐसा समय दिया जाए ताकि ऐसे में सांसदों को भागने की स्थिति न बने, तो क्योंकि शनिवार और रविवार बंद होता है, संसद की कार्रवाई नहीं चलती है, इसलिए कुछ सांसदों का एक आना होता है। लेकिन निश्चित तौर पे काफी उत्साह होता है, जो भी सदस्य होते हैं वो गंभीर इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज में भाग लेते हैं और इस मामले में कह सकते हैं कि एक सरकार के लिए एक दिशा निर्देशन का भी काम करते हैं। अखिलेश जी, आपने न केवल अपडेट किया, विश्लेषण भी दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान आयुष, रक्षा, विदेश, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, विधि और न्याय और महिला और बाल विकास मंत्रालय से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। सांसद बेनन बैनी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से कोवैक्सीन टीके के दूसरे चरण के परीक्षणों के परिणाम से जुड़ा सवाल पूछेंगे। सांसद राम्या हरिदास महिला और बाल विकास मंत्रालय से बच्चों हेतु सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद विद्युत बरन महतो विधि और न्याय मंत्रालय से उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग से जुड़ा सवाल पूछेंगे। सांसद उत्तम कुमार नलमाड़ा रेड्डी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से विभिन्न राज्यों में एम्स या एम्स जैसी संस्थानों को खोले जाने से जुड़ा सवाल पूछने वाले हैं। सांसद अधीर रंजन चौधरी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हेतु धनराशि के ब्यौरे से जुड़ा सवाल पूछेंगे। सांसद किंजरापू राम मोहन नायडू रक्षा मंत्रालय से सशस्त्र सेनाओं में आंध्र प्रदेश से सैनिकों की कुल संख्या से संबंधित प्रश्न पूछने वाले हैं। सांसद एस ज्ञानती रावियम विधि और न्याय मंत्रालय से राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों की संख्या से जुड़ा सवाल पूछेंगे।
सांसद सुनील कुमार पिंटू स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद प्रताप सिम्हा महिला और बाल विकास मंत्रालय से गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं हेतु पूरक आहार के लिए आवंटित धनराशि से जुड़ा सवाल पूछने वाले हैं। सांसद सत्यदेव पचौरी आयुष मंत्रालय से आयुर्वेद को बढ़ावा तथा प्राकृतिक चिकित्सा में सर्टिफिकेट कोर्स से संबंधित प्रश्न पूछने वाले हैं। सांसद सदाशिव किसान लोखंडे महिला और बाल विकास मंत्रालय से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की विशेषताओं से जुड़ा हुआ सवाल पूछने वाले हैं। सांसद सुनीता दुग्गल विदेश मंत्रालय से भारतीयों के पार्थिव अवशेष लाए जाने से संबंधित सवाल पूछेंगे। सांसद बिल्लाना चंद्रशेखर विधि और न्याय मंत्रालय से वर्चुअल सुनवाई हेतु दिशा निर्देश से जुड़ा सवाल पूछेंगे। सांसद जिदेव गल्ला विधि और न्याय मंत्रालय से व्यय से संबंध न्यायपालिका की योजनाओं से जुड़ा हुआ सवाल पूछने वाले हैं। सांसद बसंत कुमार पांडा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से कालाहांडी में नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण सवाल पूछेंगे। सांसद विजय कुमार उर्फ विजय वसंत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से जंक और फास्ट फूड के दुष्प्रभाव से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से रूस यूक्रेन युद्ध के कारण प्रभावित मेडिकल के विद्यार्थियों से जुड़ा सवाल पूछेंगे। सांसद मनोज कोटक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम से संबंधित प्रश्न पूछने वाले हैं। सांसद जी.एम. सिद्धेश्वरा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से एम्बुलेंस सेवाओं से जुड़ा सवाल पूछेंगे। सांसद एंटोनी विधि और न्याय मंत्रालय से विधानसभा चुनाव में कम मतदान से संबंधित सवाल पूछने वाले हैं। राज्यसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान कृषि एवं किसान कल्याण, वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी, रेल और वस्त्र मंत्रालय सहित अन्य मंत्रालयों से प्रश्न पूछे जाने हैं। सांसद राघव चड्ढा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से जालंधर में चमड़ा निर्माण को बढ़ावा दिए जाने से जुड़ा सवाल पूछने वाले हैं। सांसद डॉक्टर वी शिवदासन इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों में रिक्तियों से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद अब्दुल वहाब रेल मंत्रालय से रेलवे के विभिन्न क्षेत्रों में रिक्त पद से संबंधित सवाल करेंगे। सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से केरल में रबड़ की खेती को बढ़ावा दिए जाने से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद नरेश बंसल इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से फर्जी आधार कार्ड से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद विजयपाल सिंह तोमर कृषि एवं विकास कल्याण मंत्रालय से कृषि क्षेत्र में क्रांति की रूपरेखा से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद पीटी उषा रेल मंत्रालय से सबरीमाला जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाओं के उन्नयन से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल रेल मंत्रालय से वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद मोहम्मद नदीमुल हक इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से निजी संस्थानों द्वारा एकत्र किए गए आधार डेटा के लिए सुरक्षा उपायों से संबंधित सवाल करने वाले। सांसद GVL नरसिम्हा राव इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से भारत BPO संवर्धन योजना के तहत रोजगार सृजन से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद कार्तिकेय शर्मा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से PM गति शक्ति पहल के अंतर्गत संस्वीकृत परियोजनाओं से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद S कल्याण सुंदरम वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से निर्यातकों को प्रोत्साहन देने के लिए उठाए गए कदमों से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद धीरज प्रसाद साहू रेल मंत्रालय से लोहरदगा में रांची राजधानी एक्सप्रेस का ठहराव से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद डॉक्टर अनिल जैन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से देश में सिंचित और असिंचित भूमि से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद डॉक्टर जॉन ब्रिटास रेल मंत्रालय से रेलवे की आय से संबंधित प्रश्न करेंगे।
फिलहाल संसद में आज में इतना ही। अब से कुछ देर बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। संसद टीवी लोकसभा पर आप लोकसभा और संसद टीवी राज्यसभा पर आप राज्यसभा की कार्रवाई का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। तो बने रहिए संसद टीवी के साथ। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।